Hello there everyone, hello viewers. I just welcome you on my channel which is Biology Central and this is me Vijay Punya. In front of you I am to teach a little topic of mitosis. Actually mitosis is a division which is equatorial division and we will talk about it in a matter of time. First of all let's start with the history and the history of mitosis. So cell division was, first of all, the term was coined by the Fleming, Walter Fleming, which was a German scientist. And before that Walter Fleming, in history we have 1835 in Cladophora algae, Hugo van Moel saw that there is cell division happening and new cells are arising from pre-existing cells, and based on this the cell theory was given. Okay, so secondly we have इस 1835 से 1970 के बीच में जो भी चीजें चल रही थी वो रुडोल्फ वर्चू और शिल्टन एंड शॉन के बारे में थी, वो सब चीजें। तो अभी उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, वो सेल के लिए पार्ट रख छोड़ते हैं हम। सेल डिवीजन इन प्लांट सेल, दिस वाज सीन बाय स्ट्रासबर्गर इन 1870, देन वी हैव 1879 एंड देयर वर टू थिंग्स हैपन इन 1879, animals somatic cell division and the term chromatin. Both of these things was done in 1879 and was done by the Boveri and Fleming. So Fleming was also have the credit to give the term chromatin. Okay, so next we have is 1882 and in this year the actual term mitosis was given by this Walter Fleming. इसके बाद आता है 1887 87 and this is Schneider. Schneider explained the process and coined the term karyokinesis, and also the cytokinesis was given by in same year in 1887. Okay, so this was the brief history and let's start with the mitosis. So आप अगर किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले चार चीजों के बारे में ध्यान रखिए। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? किसी भी प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले आप उन चार चीजों को बहुत आराम से देख सकते हैं। उसके उस प्रोसेस में सबसे पहले व्हाई, कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। व्हाट, क्या हो रहा है। वेयर यानी कहां हो रही है, और हाउ, तो हाउ के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई। जब भी कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी मल्टी सेलुलर या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी टाइप जस्ट डिवाइड इटसेल्फ, तो वो ये मेक श्योर करता है कि उसकी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। और ये जब हम मियोसिस पढ़ते हैं या सेक्सुअल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, और मियोसिस होने के बाद में जो रिजल्टेंट सेल होते हैं वो इंडिपेंडेंट लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। दे आर जस्ट टोटली डिपेंडेंट अपॉन एनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। सो व्हाई इज प्रोड्यूसिंग independent cell of same morphology means अगर कोई भी सेल और उसके अंदर जो भी उसका स्ट्रक्चर है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, कितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए हो सकता है, वो जब भी डिवाइड करेगा तो अपने पेरेंट सेल के से जब भी डिवीजन होगी तो जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सपोज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 2 एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4C, सो इनमें भी जस्ट द सीन इज सिंथेसिस फेज में ये जो क्रोमोसोम है ये नंबर सेम रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाती है। तो क्रोमोसोम का नंबर इसमें भी सेम रहेगा, 2 क्रोमोसोम रहेंगे उसमें, और अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो रिड्यूस हो जाएगी। This is 2 and this is 2C। तो इसका जो G1 फेज था और ये जो सेल्स G1 फेज में आए हैं ये एक दूसरे के क्लोन होंगे। ओके, सो दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल डिवीजन। द जेनेटिक मटेरियल इज इक्वली डिवाइडेड इन दिस डॉटर सेल्स, और ये जो है जेनेटिकली अपने सब्सिक्वेंट डॉटर सेल के साथ और पेरेंट सेल के साथ बिल्कुल क्लोन होते हैं, सेम होते हैं। दूसरी बात आती है
तो इसी तरीके के सेल प्रोड्यूस करने के लिए जो कोई भी सेल है वो माइटोसिस को चूज करता है। दूसरी चीज आती है व्हाट, यानी क्या हो रहा है। क्या हो रहा है के बारे में अभी मैंने आपको चीज बताई। एक सेल dividing into two daughter cell, giving its genetic material half of to one and half of to the other daughter cell, और जो ये half genetic material का distribution है, this makes the both of the daughter cells and the parent clone to each other. Then where की अगर हम बात करें तो ये होते हैं सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में, अगर मैं पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करूं तो जो है सोमैटिक सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में एक और टाइप के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, और ये जो जर्म सेल हैं, सोमैटिक सेल्स which makes the organ, which makes the tissue and which makes your body. Germ cells responsible for production of gametes, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन। हाउ, तो चलते हैं हाउ के ऊपर। और हाउ की मैं बात करूं तो ये माइटोसिस 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। नाउ सी, एम फेज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो G2 फेज के बाद में आता है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। चाहे मैं बात करता हूं मियोसिस की, चाहे मैं माइटोसिस की बात करूं। माइटोसिस के लिए सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, उसकी बात हम तभी करेंगे। ये पहला है प्रोफेज, दूसरा आता है इसमें मेटाफेज, तीसरा आता है इसमें एनाफेज और चौथा इसमें टीलोफेज। देखिए, सी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसमें से these two are divided into 3 sub phases: early, mid and late. Rest of the 2 can be studied in one single phase, anaphase and telophase, or it is very much important to study the prophase, midphase and late prophase in details. So इनको याद करने का एक तरीका है, इनके आप पहले अक्षर ले लीजिए, पी मैट, प्री मेडिकल असेसमेंट टेस्ट। दिस इज प्री मेडिकल असेसमेंट टेस्ट। सो दिस कैन बी सिनोनिम फॉर नीट ऑल्सो। सो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी आई एम वेरी मच, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से। सो इंट्रोडक्शन पार्ट अभी हम यहां खत्म करते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद आएगा आपका प्रोफेज। इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करने वाला हूं प्रोफेज, बिकॉज इट इज वन लॉन्गेस्ट। सेकेंड, इस फेज में बहुत ज्यादा अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग की एक्टिविटीज होती हैं। इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। बाकी फेजेस का क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जैसे ही अटैच होते हैं वो क्रोमोसोम को खींचना शुरू कर देंगे, क्रोमोसोम पोल्स पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद टीलोफेज जो आता है, दैट इज अगेन अ बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट फेज। सो देखिए, प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज और ये 3 फेजेस में कंप्लीट होगा। अर्ली, दूसरा है मिड और तीसरा आता है इसमें लेट। अर्ली फेजेस में क्या क्या चीजें हो रही हैं? सबसे पहले अर्ली फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन द सेल जस्ट अलाइन इटसेल्फ टू एग्जैक्ट सेंटर। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। सेंटर अलाइन के बाद में जो डीएनए आपके क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट था, दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ ये डीएनए है, फिर अगेन अ न्यूक्लियोसोम, देन अगेन अ न्यूक्लियोसोम और अगेन अ न्यूक्लियोसोम। इस तरह से जो डीएनए आपके पूरे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड रहता है, जो क्रोमोसोम स्कैटर्ड रहते हैं, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड द कंडेंसेशन विल बी लाइक दिस। Now you can see it is loosely packed. ये
सो कंडेंसेशन कुछ इस तरह की होती है, और ये जो है हमने थोड़ा सा डिफाइन बनाया है, इतना ज्यादा डिफाइंड नहीं होता। तीसरी चीज इसमें आएगी, एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं कंडेंसिन। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अभी तक जो भी चीज हो रही थी, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था, एमआरएनए बन रहे थे, प्रोटीन बन रहे थे, वो सब चीजें अब बंद हो जाएंगी। अब इसके बाद किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। जो अब तक हो चुका है बस वही, ठीक है। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो G2 फेज में ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी हैं, दे डबल्ड देयर नंबर, और वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड, वो एटीपी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं इन एनॉर्मस अमाउंट, और इसके साथ जो एटीपी स्टोर्ड थे एक सेल के अंदर वो भी यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन के साथ साथ जो हिस्टोन प्रोटीन्स थे वो कुछ और बनेंगे, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और एक्सियल प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन या एक्सियल प्रोटीन्स, वो भी अभी तक बन चुके हैं। तो वो इन डीएनए को और ज्यादा कंडेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो आगे से आगे चलते चले जाएंगे। फिर एक चीज आती है इसमें, शायद रब इट, यस यस आई कैन। दो चीजें हुई, तीसरी चीज ये, दिस इज अ सेल, इनसाइड अ सेल अ सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं, कंडेंसेशन हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन वगैरह चालू है। तो इसके बिल्कुल पास में एक सेंट्रोसोम रहता है या सेंट्रियोल, उसका काम है सेल का एंडोस्केलेटन बनाना, ठीक है। द एंडोस्केलेटन विच इज मेड बाय द सेंट्रियोल, एंड दी सेंट्रियोल्स आर आल्सो डबल्ड ड्यूरिंग द G2 फेज। ये G2 फेज में डबल हुए थे, एंड एज सुन एज द अर्ली प्रोफेज स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड द मिड प्रोफेज, they will start moving toward the poles, okay, and as soon as they start moving toward the pole, the proteins which are present called microtubules and microfilaments, they will start to assemble with these, like this. So the assembly of this microtubule and I'm making it a little larger. This is one centriole and this is the second centriole moving toward the pole. This is nucleus around it. So ये जो microtubules हैं, they will push each other in opposite direction, hence pushing the centrioles toward furthermore toward the poles. ठीक है। इसके बाद आएगा, ये जैसे ही मूव करना शुरू करते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, एंड अ स्टार स्ट्रक्चर फॉर्म्स। नाउ अ स्टार स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉर्म्ड, दिस स्टार स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्ट्रल रेज। The star structure is known as astral, or I forgot R, astral rays, and these particulars are known as asters. Okay, so these aster rays and asters are visible now. As soon as the visibility comes, the cell is now moving into the mid phase. Okay, so in this mid phase, now what happens is, during the mid phase the chromosomes are now fully are now more condensing. They are we made the chromosome like this. They will form a structure with a more condensation, and that condensation will be high now. Now what is this coiling structure? This coiling structure is DNA only. तो क्रोमोसोम को सुपर कोइल्ड डीएनए भी कहा जाता है।
ठीक है, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस और वो जो जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब डिसअपियर हो जाती हैं, जस्ट टर्न्ड इनटू वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। अलावा गोल्जी ऑपरेटस के माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड हैं वो भी फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड एज सून एज दे कन्वर्ट्स इनटू फ्रेगमेंट दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द सेल वेटिंग फॉर द साइटोकाइनेसिस, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस दे विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू डॉटर सेल्स ऑलमोस्ट इक्वली। क्लियर? सो इसके बाद आता है न्यूक्लियस की वॉल, एंड द न्यूक्लियर वॉल इज समवट इंटैक्ट। अभी तक न्यूक्लियस की वॉल को कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा नुकसान हुआ नहीं है। जो सेंट्रियोल्स हैं, अभी ये बात थी इसकी क्रोमेटिन फाइबर्स की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज, दिस विल डिसअपियर। तो एक्स इज फॉर डिसअपियर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड plastids, they are just turned into fragments and they are scattered all around the cell. The third thing comes is the nucleus wall is intact, and the nucleus wall, which is, excuse me, so the nucleus wall is intact and there is no such impact on the intact on the on the nucleus wall, sorry for the stammering. Then we have the centrioles, and now up to this time the centrioles have reached to the poles. This is nucleus, the outermost is the cell, and this is one centriole, this is second centriole, and the astral rays, or you can say microtubules and microfilaments, are very much visible. ठीक है, ये चीज हो चुकी है, ये एस्ट्रल रेज जो है काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। जैसे ही ये कंडीशन आती है, द सेल इज रेडी टू मूव इनटू लेट प्रोफेज, और लेट प्रोफेज में कुछ चीजें होंगी जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसके बाद अगर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हैं अभी, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि प्रोफेज में कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेंट्रियोल्स नहीं होते, और बेस्ड अपॉन देयर ओन मॉर्फोलॉजी, वो उनका कुछ अलग ही सिस्टम है, वो सिस्टम दैट आई एम गोना टेल यू कि क्या होता है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइटोसिस। सो लेट प्रोफेज में सबसे पहले क्रोमेटिन फाइबर्स की बात कर लेते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं, और लेट मी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो इस तरह का दिखेगा, इसके इन दोनों तरफ एक एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। होप इट इज विजिबल। ठीक है, इसमें आप दो चीजें देख पा रहे हैं, एक ये क्रोमोसोम का पार्ट और दूसरा ये क्रोमोसोम का पार्ट। इस कंडीशन को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर and the green portion, which is a protein named kinetochore. Okay, so these three are now based upon the centromere position. There are 4 type of chromosomes, और उन 4 types of chromosomes में simple I am making a simple one. When both of the portions of the chromosome attached to the centromere are equal, this is known as metacentric. When the centromere shift toward any one side and एक साइड की सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो शेप, जो साइज है, वो दूसरे से छोटा हो जाएगा, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। तीसरा इसमें आता है जब बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं,
This is known as acro. And the fourth one, in which significant reduction in the sister chromatid of one side are seen. This condition is known as telocentric. So normal cell, normal condition, normal chromosome, this is metacentric condition. और इस metacentric condition में सारी चीजें अपनी जगह पर अलाइंड हैं, ये होता है क्रोमेटिन के साथ. दूसरी चीज फोस्फोराइलेशन. दूसरी चीज आती है आपके पास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यू टू फोस्फोराइलेशन डिसॉल्व हो जाती है और वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ जो भी न्यूक्लियस की वॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो चीजें कहीं भी गई नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको डीनेचर करके उनको रिसाइकिल कर दिया गया, नहीं, वो सिर्फ वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. दे आर जस्ट स्कैटर्ड अराउंड द सेल फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो ड्यू टू द फोस्फोराइलेशन, व्हेन न्यूक्लियर wall disappear, what happens now is this nuclear wall is disappeared completely, and there is something due to phosphorylation. When the nuclear wall is completely disappeared, this is one centriole, this is second centriole. The astral rays starts to move inside the nuclear space. Okay, जहां पर कंडेंस्ड क्रोमोसोम प्रेजेंट है, where the condensed chromosomes are present, but they are completely scattered. There is no arrangement of the chromosomes, and there is no they are just present all over, and they are just hodgepodge वाला ऐसी कंडीशन होती है. Okay, so this condition is of late prophase, and as soon as the astral rays binds to the kinetochore, जैसे ही astral rays kinetochore से bind हो जाएगी, that will be the sad end, sad, SAID, sad end of the prophase, and that is starting of the early metaphase. Okay, so the connection between the kinetochore and the astral rays, इसकी वजह से बहुत बार बहुत सारी म्यूटेशंस भी आती हैं, बट दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर टुडे. हम इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे. और इसी कंडीशन पे बेस्ड माइटोसिस जो है वो होती है दो तरीके की. नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ माइटोसिस. The types of mitosis, first is open and second is closed. Now this open and closed mitosis कहां पर होगी? Animal cells में. In most of the animal cells, and this is present in fungal cells. फंगल सेल्स के अंदर होता है ये चीज. बहुत सारे प्रोटोजोन्स में है, उसमें भी प्रेजेंट होती है. तो होता क्या है, ओपन में न्यूक्लियस की वॉल, न्यूक्लियर वॉल डिसअपियर. और इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, ईदर नो वॉल डिसोल्यूशन. दो कंडीशन होंगी, या तो वॉल डिसोल्व नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन हो सकती है माइक्रोट्यूब्यूल्स जस्ट इनवेड थ्रू द न्यूक्लियर वॉल, और जो क्रोमोसोम्स की स्कैटरिंग है उसको अटैच करने के बाद में द अलाइनमेंट ऑफ द न्यूक्लियस अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इन मेटाफेज इज डन विद द न्यूक्लियर वॉल इंटैक्ट. ठीक है, तो न्यूक्लियस की वॉल डिजेनरेट नहीं होती, और इसके बेसिस पे आपके पास दो ये माइटोसिस के टाइप थे. अभी आ जाती है एक और चीज, एक छोटी सी चीज लास्ट बिल्कुल, ये है स्पेशल केस इन प्लांट्स. ये स्पेशल केस प्लांट्स में कब होता है? व्हेन डिफरेंशिएटेड सेल्स
gain back the divisible power. तो जब एक सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन से पेरेन्काइमेटस टिश्यू से कोलेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर देता है, और उसमें मैच्योरेशन होने की वजह से जो सेल है, दैट सेल हैव नाउ अ वेरी बिग वैक्यूल. Now this vacuole is nothing but a pseudo condition where cytoplasm is not present. All of the cytoplasm is present on the periphery and the nucleus is also present on a side. तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस को सेंटर में लेकर आने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, एंड दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग फ्रॉम कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सेंट्रल पॉइंट. वो यहां से भी हो सकती है या वो नीचे की तरफ से भी हो सकती है. ठीक है, तो जैसे जैसे ये स्ट्रीमिंग होती चली जाएगी, फाइनल जो सेल का शेप है वो हमारे पास किस तरह इसका मिलेगा. दिस इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द सेल, द सेंट्रल न्यूक्लियस, एंड देन द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट लाइक दिस. And the vacuole is now divided into parts. ठीक है, और ये जो एक स्ट्रीमिंग करते हुए एक जो बैंड बनता है, इस बैंड को बोलते हैं प्री प्रोफेजल बैंड. दिस प्री प्रोफेजल बैंड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स में. अच्छा, इसका एक और नाम है, या इस बैंड का जो मैं नाम अगर तुम्हें बताऊं तो दैट इज फ्रैग्मोजोम. ठीक है, ये फ्रैग्मोजोम क्या क्या चीजें डिसाइड करता है. एक, न्यूक्लियस सेंटर में रहे. दूसरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इसके साथ साथ ही बनेंगे. ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स विल बी फॉर्मिंग nearby this cytoplasmic streaming. Okay, so this band and this fragmosome are same things. अभी इसके बाद एक चीज और आती है कि जैसे ही ये फ्रैग्मोसोम बैंड है या ये प्री प्रोफेजल बैंड है, ये सिर्फ प्लांट्स में रहेगा, और ये डिसाइड करता है कि सेल साइटोकाइनेसिस जो टीलोफेज के बाद में होती है, वो सेल प्लेट सेल डिवीजन के लिए, सी प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन के लिए सेल प्लेट मेथड होता है. ठीक है, और एनिमल्स में फरो मेथड होता है. तो ये सेल प्लेट टीलोफेज के बाद में कहां पर बनेगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. दैट हेल्प्स मी अ लॉट, दैट मीन्स टू अ लॉट टू मी. इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सब व्यूअर्स को जिन्होंने भी मुझे देखा. एंड मेक श्योर जो एंड स्क्रीन पे आपके वीडियोस आती हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.